जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं जैसे बताया था कि आपको कि सबसे पहले मैं इतिहास का कौन-सा चैप्टर पढ़ाऊँगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास का मैं चैप्टर जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट होते हैं, मुगलों के पतन से। यानी कि उत्तर मुगल का जो इतिहास है, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होते हैं और उससे क्वेश्चन बीपीएससी में अधिकतर पूछते भी हैं। तो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, आजकल हर एग्जाम में आप देखिएगा बिहार दरोगा हो, उसमें भी पूरी तरह से डीप में ही जाकर पूछ रहा है। तो इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो पूरी तरीक़ा से डीप में ही पढ़ाऊँगा। और मैं आपको सबसे पहले सिलेबस आधुनिक के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। तो मुगल इतिहास यानी कि मुगलों का पतन सबसे पहले पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, और तीसरा होगा क्षेत्रीय राज्यों का उदय और ब्रिटिश का विस्तार। यानी कि क्षेत्रीय राज्य का उदय होगा, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, मराठा हो गया, मैसूर हो गया, पंजाब हो गया, और राजपूत और जाट। ये सब क्षेत्रीय राज्य का उदय होगा और ब्रिटिशों का विस्तार होगा। जैसे जैसे मुगल पतन होगा तो क्षेत्रीय राज्य का उदय होना शुरू हो जाएगा, और इसी क्षेत्रीय राज्यों में ब्रिटिशों का विस्तार शुरू हो जाएगा। तो देखिए, तो भारत में जो ब्रिटिश किस तरह से विस्तार किया, उसकी ब्रिटिश नीतियाँ देखेंगे। 1857 के विद्रोह से पहले और बाद का जो विद्रोह हुआ उसको देखेंगे। 1857 के विद्रोह देखेंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो भी हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन सभी के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ूँगा। एक भी नहीं छोड़ूँगा। जो भी एग्ज़ाम में आएगा, कोई भी किताब उठाइएगा तो आप कह दीजिएगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हमने कंप्लीट आपको पूरी तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूँ। अगर जो नहीं भी इसमें अगर मान लें कि जो टाइप नहीं हुआ है, तो मैं बोल कर आपको बता दूँगा। मेरे पास अभी लिखने वाला वो नहीं है, वो 1-2 दिन में हो या तो शायद हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी लिख कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखने वाला जो पेन वगैरह है वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी मैं उदारवादी युग, गांधी युग, उग्रवादी युग सब पढ़ूँगा। कंप्लीट तरीक़ा से राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से हर साल 4-5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ूँगा। आधुनिक भारत का इतिहास हम पूरी तरीक़ा से ख़त्म करेंगे सबसे पहले। अभी ये छोटा-छोटा जब तक लगे पेन वाला नहीं आ जाता है लिखने वाला, तो तब तक लगे हम अभी आपको छोटे-छोटे ही टॉपिक पढ़ाऊँगा। जब वो आ जाएँगे तो हम आपको कंप्लीट 2-3 टॉपिक लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले मुगलों का पतन के बारे में हम जान लेते हैं। तो मुगल का पतन, उत्तर मुगल शासक यानी कि 1707 से लेके 1857 तक उत्तर मुगल काल के शासक सब जो रहे हैं उनके बारे में पढ़ूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुआ है 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था, और सबसे शक्तिशाली शासक जो मुगल में रहा है वो अकबर था। और औरंगजेब के काल में जो मुगल साम्राज्य था वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। यानी कि बात करें कि सबसे शक्तिशाली मुगल हुआ करता था अकबर के काल में, और चरमोत्कर्ष पर मुगल साम्राज्य पहुंचा औरंगजेब के काल में। लेकिन जो औरंगजेब था वो शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित नहीं कर पाया था। वो हर बार किसी से न किसी से झगड़ा लड़ाई करता था, हिंसा करवाता था, मंदिर-उंदिर सब तोड़ देता था, हिंदू के जितने भी मंदिर वगैरह थे। तो इसको इस शांति अपने शासन काल में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित नहीं कर पाया था। कौन? औरंगजेब। तो इसलिए इनके बारे में और औरंगजेब का जो निधन हो गया था 3 मार्च 1707 को, ये डेट याद रखिएगा कि औरंगजेब का निधन कहाँ हो गया था?
औरंगजेब का निधन हुआ था 3 मार्च 1760 को हो गया था। औरंगजेब का निधन 3 मार्च 1760 को हुआ था। और औरंगजेब के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था मुअज्जम। ये ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के कितने पुत्र थे। तो औरंगजेब के जो पुत्र थे वो 5 गो पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो मुअज्जम था। सबसे बड़े पुत्र का नाम मुअज्जम था। यानी कि बात करें कि औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था वो अहमदनगर, महाराष्ट्र में अहमदनगर है। महाराष्ट्र में अहमदनगर में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की जो मृत्यु हो गया था 3 मार्च 1707 को। तो ये डेट याद रखिएगा कि कहाँ पर ही हुआ था। तो अहमदनगर, महाराष्ट्र में 3 मार्च 1707 को। औरंगजेब के 5 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र था मुअज्जम। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इनके 3 पुत्र के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। यानी 5 पुत्र था, वो 5 पुत्र में से 2 पुत्र उत्तराधिकारी के लिए युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन 3 पुत्र के बीच युद्ध हुआ कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 गो पुत्र थे। तीनों पुत्र के बीच युद्ध होना शुरू हो गया कि कौन गद्दी पर बैठेगा मुगल साम्राज्य के गद्दी पर। तो मुअज्जम ने अपने भाई को पराजित कर दिया। यानी कि ये जो मुअज्जम है सबसे बड़ा पुत्र, ये जो मुअज्जम है, ये मुअज्जम ने आजम को भी पराजित कर दिया और कामबख्श को भी पराजित कर दिया। तो मुअज्जम ने अपने भाई को पराजित कर दिया। मुअज्जम काबुल का गवर्नर था। ये तीनों क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 क्वेश्चन है, यानी कि मुअज्जम कहाँ का गवर्नर था? तो काबुल का गवर्नर था मुअज्जम। अपना तरीका से याद कीजिएगा, जैसे मुअज्जम, मुआदिया, तो बहुत सारे काबुल में मकबरा बना हुआ है। तो मुअज्जम, तो मुआदिया। तो मुअज्जम काबुल का गवर्नर था। और आजम, आजम गुजरात का गवर्नर था। आजम, आज जम के दिया निकलेगा, तो रात के ही जम के दिया निकलते हैं। तो इस तरीके से अपना याद कर लीजिएगा। जैसे आज जम के दिया निकलेगा, तो जम का दिया कब निकलता है? तो रात में निकलता है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूछेगा कि आजम कहाँ के गवर्नर था? तो आजम गुजरात के गवर्नर था। और काम बख्श जो था बीजापुर का गवर्नर था। ये काम बख्श जो था यह बीजापुर के गवर्नर था। काम बख्श कहाँ का गवर्नर था? बीजापुर का गवर्नर था। उत्तर मुगल शासक, उत्तर मुगल शासक के बारे में पूरा डिटेल में पहले जान लेते हैं। सॉरी, उत्तर मुगल शासक के बारे में पहले उनका शासनकाल देख लेते हैं। उसके बाद एक-एक शासक के बारे में, बहादुर शाह प्रथम हो गया, जहांदार शाह हो गया, चाहे फर्रुख सियर हो गया, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहा है 1707 से लेके 1712 तक। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुआ, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम गद्दी पर बैठा। यही मुअज्जम का नाम था बहादुर शाह प्रथम। इसके बारे में इसके बारे में आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1707 में यह गद्दी पर बैठता है और 1712 में इसकी मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बाद जहांदार शाह, इसका बेटा बैठता है 1712 से लेकर 1713 तक। लेकिन फर्रुखसियर इसकी हत्या करवा देता है जहांदार शाह का। फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है 1713 में और 1719 तक रहता है। फिर फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह बैठता है 1719 से लेकर 1748 तक। फिर अहमद शाह बैठता है 1748 से लेकर 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बैठता है 1754 से लेकर 1759 तक। फिर शाह आलम द्वितीय बैठता है 1759 से लेकर 1806 तक। शाह आलम द्वितीय, वही शाह आलम द्वितीय जो इलाहाबाद की संधि इसके समय हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय सभी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक गद्दी पर बैठता है। फिर अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, सॉरी बहादुर शाह, ये जो था बहादुर शाह प्रथम था और ये जो है बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय को ही कहा जाता है बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, ये आपको पता होगा। तो बहादुर शाह जो द्वितीय है
1837 से लेके 1857 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। इनके बारे में भी पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, और जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो हम आपको बोल देंगे। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो है, इनका वास्तविक नाम क्या है? मुअज्जम नाम है। इनका वास्तविक नाम क्या है? मुअज्जम। इनका वास्तविक नाम क्या है? मुअज्जम। याद रखिएगा, मुअज्जम। मुअज्जम, और मुअज्जम कहाँ का गवर्नर था? तो मुअज्जम काबुल का गवर्नर था। मुअज्जम यानी कि हम कैसे याद करवाए थे आपको? मुअज्जम यानी कि मुआ दिया, तो मुआ दिया तो यानी कि मुआ दिया तो उसका निधन हो गया, तो निधन हो गया तो काबुल में बहुत सारे का मकबरा बना हुआ है। तो इस तरह से अपना माइंड में इमेजिन करके याद कीजिएगा। इसी तरह से हम लोग याद करते हैं, और कि ताकि एग्जाम में ना भूल पाए। तो एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट होता है कि एग्जाम में याद कैसे रहेगा, तो अपना तरीका से याद कीजिएगा, तब ज़्यादा याद रहेगा। तो मुअज्जम कहाँ का गवर्नर था? तो काबुल का गवर्नर था। ये मुअज्जम सबसे बड़ा पुत्र था औरंगजेब का। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था कौन? मुअज्जम। तो 1707 में जार्जो के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। यानी कि जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, उस उत्तराधिकारी के युद्ध में ये जो मुअज्जम है, वो आजम को पराजित किया था जार्जो के युद्ध में। यानी कि किस युद्ध में? जार्जो के युद्ध में, 1707 में जार्जो के युद्ध में पराजित किया था और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा था। तो इन्होंने शाह आलम द्वितीय, सॉरी शाह आलम द्वितीय नहीं, शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की थी। यानी कि जो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम का कई नाम हो गया। बहादुर शाह प्रथम का नाम हुआ मुअज्जम शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम ने शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की थी। तो बहादुर शाह, कोई भी पूछे एग्जाम में पूछेगा कि शाह आलम प्रथम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम। मोज़ेम को और नाम क्या है? तो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, ये मोज़ेम का नाम है। यानी कि मोज़ेम का नाम है। इन्होंने औरंगज़ेब के जो विवाद नीति था, उस सभी को प्रतिबंधित कर दिया था। यानी कि औरंगज़ेब ने सबसे विवाद कर रखा था, मराठों से विवाद कर रखा था, राजपूतों से विवाद कर रखा था, सिख से विवाद कर रखा था, जाट से विवाद कर रहा था, धार्मिक नीति और बहुत सारे पर कर वगैरह लगा रखा था। तो इस सभी को प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि सभी को प्रतिबंधित कर दिया किसने? मोज़म एक बढ़िया काम किया था। यानी कि जितने भी मराठा नीति, राजपूत नीति, सबसे ये मोज़म जो है, जितना भी औरंगज़ेब से शत्रु, औरंगज़ेब के साथ जो संबंध जिसका खराब था, वो और ज़्यादा से ज़्यादा संबंध सुधारने का प्रयास किया मुअज्जम। यानी कि बहादुर शाह प्रथम उन सभी से, मराठों से भी संबंध अच्छा रखा, राजपूतों से भी अच्छा रखा, सिखों से भी, जाटों से भी, सभी से भी मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम जो है, ये जो बहादुर शाह प्रथम है, ये सबसे संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो इन्होंने सबसे पहले मराठा नीति हम देखते हैं। मराठा नीति में इन्होंने मराठा राजकुमार जो शाहू है, उनको 1707 ईस्वी में कैद से आजाद कर दिया था। यानी कि 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब है, औरंगजेब जो है, वो शाहू को, यानी कि संभाजी के पुत्र था शाहू। आगे उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मराठा पढ़ाऊंगा तो जी के जो बेटा है, शाहू, इस शाहू को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। तो इसी शाहू को आजाद किया था बहादुर शाह प्रथम ने। तो पूछेगा कि मराठा राजकुमार शाहू को किस मुगल बादशाह ने आजाद किया? तो 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने आजाद किया। तो इन्होंने दक्कन में मराठों को कुछ राजस्व से संबंधित अधिकार भी दिए, जैसे चौथ, सरदेश मुखी का अधिकार दिए। तो मराठा नीति में हम यही देखते हैं कि राजकुमार शाहू को आजाद किए,
क्योंकि इन्होंने मराठा नीति, राजपूत नीति, सिख नीति, जाट नीति सभी से संबंध बेहतर करने की कोशिश की। तो मराठा नीति में इन्होंने राजकुमार साहू को आज़ाद किए। फिर दक्कन के क्षेत्र में मराठों को कुछ राजस्व से संबंधित यानी कि कर्ज उछलने से संबंधित इन्होंने अधिकार भी दिए, जैसे चौथ कर यानी कि मान लीजिए 100% कोई चीज चौथ मतलब 1/4 हिस्सा उछले जाते थे, यानी कि मान लीजिए 100% कोई चीज मान लीजिए 100% अनाज हुआ तो 25% आपको अनाज देना पड़ता था कर के रूप में। और सरदेशमुखी में क्या होता था कि 1/10 हिस्सा देना पड़ता था, यानी कि 100 में से 10 रुपए दे दिए जाते थे कर के रूप में। तो सरदेशमुखी कर कहाँ पे उछले जाते थे? अपना क्षेत्र में, जहाँ जिसका अपना क्षेत्र होता था वहाँ पे। और चौथ उछले जाते थे दूसर क्षेत्र में, जहाँ पे उसका अधिकार नहीं होता था, दूसर क्षेत्र में चौथ उछले जाते थे। तो सिख नीति में हम आते हैं। सिख नीति में अब चौथ समझ गए होंगे, या सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वहाँ उछले जाते थे अपना क्षेत्र में, जहाँ शासन उसन करते थे लोग, राजा महाराजा, वहाँ पे सरदेशमुखी उछले जाते थे। चौथ दूसरे क्षेत्र में उछले जाते थे, यानी कि दूर दराज के क्षेत्र में चौथ उछले जाते थे। सिख नीति में आते हैं। इन्होंने सिखों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की भी घोषणा किए थे, और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया था। सिख नीति की हम बात करें तो इन्होंने सिखों के साथ शांतिपूर्ण यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। मराठों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। क्वेश्चन पूछ रखा है कि बहादुर शाह प्रथम ने किसके साथ संबंध कैसा रखा, मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ रखा? सिख और मराठों के साथ। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का मनसब दिया। 5,000 का मनसब किसने दिया गुरु गोविंद सिंह को? तो बहादुर शाह प्रथम ने। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद को समाप्त कर दिया था, और इन्होंने सिख के अंतर्गत खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु का पद था, ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। तो इन्होंने गुरु का पद को समाप्त कर दिया और खालसा पंथ की स्थापना किए थे। किन्होंने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने पंच ककार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था गुरु गोविंद सिंह ने, जिसमें केस हो गया, कंघा हो गया, करा हो गया, कृपान हो गया, कच्छा हो गया। ये याद रखिएगा। पंच ककार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो केस हो गया, कंघा हो गया, करा हो गया, कृपान हो गया, कच्छा हो गया, ये सब पंच ककार के अंतर्गत आते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई एक अफगान के द्वारा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो पूछेगा, यानी कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब को 1707 ईस्वी में हत्या कर दी, सॉरी, मृत्यु हो गया 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में। और यहाँ पर ही एक अफगान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हत्या कर दी गई। तो पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का मनसब किसने दिया? तो बहादुर शाह प्रथम ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद को समाप्त कर दिया। किस सिख गुरु ने गुरु के पद को समाप्त किया? तो सिख गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह ने। पंचककार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। पंचककार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन दे देंगे, केस, कंघा, करा और कुछ दे देंगे। तो ये पांचों याद रखना बेहद जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुआ वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में मृत्यु हो गया। इनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे बंदा बहादुर सिंह। तो इनका प्रमुख शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह का बंदा बहादुर। कुछ समय पश्चात बंदा बहादुर और मुगल बादशाह के बीच विरोध, यानी कि जो बंदा बहादुर सिंह, जब इनका मृत्यु हो गया गुरु गोविंद सिंह का, तो ये बंदा बहादुर सिंह जो है मुगल बादशाह का विरोध करना शुरू कर दिया, और यहीं से मुगल बादशाह और बंदा बहादुर सिंह के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पर देखा गया कि सिख और मुगल बादशाह संबंध अच्छा बनाए रखे हुए थे, लेकिन बंदा बहादुर सिंह जब विरोध किए तो दोनों के बीच संबंध खराब हो गए।
और 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी आते-आते लौगढ़ का युद्ध होता है बंदा बहादुर और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बीच। लौगढ़ का युद्ध पूछेगा, बहुत फेमस युद्ध है। ये लौगढ़ का जो युद्ध है, ये किसके बीच लड़ा गया है? तो बंदा बहादुर सिंह और मुगल बादशाह के बीच। तो बंदा बहादुर सिंह इस युद्ध में क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम विजय होते हैं। तो इस युद्ध में, लौगढ़ का युद्ध में, जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह प्रथम, ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और इनका मृत्यु यहीं पे हो जाता है। तो इनका शासनकाल रहा है 1707 से लेके 1712 तक। किनका शासन रहा है 1707 से लेके 1712 तक, याद रखिएगा। तब बहादुर शाह प्रथम का। अब राजपूत नीति में देख ले तो इस समय दो प्रसिद्ध शासक थे, जय सिंह और अजीत सिंह। जय सिंह जो थे आमेर के शासक थे। यही क्वेश्चन पूछेगा राजपूत नीति में, कि जय सिंह कहाँ के शासक थे? तो आमेर के शासक थे। और अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे। तो लेकिन ये याद थोड़ा मानी करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जय सिंह, जय किसका होता है? तो राजा का होता है। अब फलों का राजा क्या होता है? आम होता है। तो आमेर, तो आमेर के शासक कौन है? जय सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह जो है मारवाड़ के शासक थे। तो ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। तो राजपूत नीति में यह दुगो, लेकिन इन्होंने जो राजपूतों के साथ बहादुर शाह प्रथम हैं, जो अहक्षेप की नीति अपनाए थे, यानी कि इनके शासन काल में हस्तक्षेप नहीं किया। जो भी औरंगजेब था, इनके शासन काल में हस्तक्षेप करते थे बार बार, लेकिन इन्होंने हस्तक्षेप करना बंद कर दिए। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ अहक्षेप नीति को अपनाया। तो जय सिंह आमेर के शासक थे, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे। और जाट नीति में देखें तो इनके काल में जाटों के शासक थे, जो महत्वपूर्ण शासक बताया गया है बदन सिंह और चूड़ामन सिंह। इन्होंने जाटों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध को स्थापित किया था। यानी कि बहादुर शाह प्रथम जो है जाटों के साथ भी संबंध बेहतर बनाया। और धार्मिक नीति में इन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब जो था, धार्मिक नीति में जजिया और तीर्थ यात्रा कर पर भी बहुत सारे कर लाद दिया था औरंगजेब। लेकिन इन्होंने जो जजिया और तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर दिए। तो पूछेगा कि जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया? तो औरंगजेब ने नहीं, औरंगजेब ने लगाया था बहादुर शाह प्रथम ने। अब बात करें कि प्रसिद्ध इतिहासकार जो है सर सिडनी ओवन के अनुसार, यह अंतिम योग्य मुगल बादशाह है जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। एक सर सिडनी ओवन इतिहासकार थे। सर सिडनी ओवन जो इतिहासकार थे, इन्होंने कहा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक ही योग्य शासक था, वो था बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी कि औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया तो एकमात्र योग्य शासक कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम। इसके अलावा कोई योग्य शासक नहीं था। ये सर सिडनी ओवन का कहनाम था। तो इन्होंने कहा कि बहादुर शाह प्रथम एक योग्य शासक है जिनके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, अंतिम मुगल योग्य शासक। और इस काल में ही, यानी कि उत्तर मुगल काल में ही, एक पुस्तक लिखा गया मुंतखाब उल लबाब। यानी कि मुंतखाब उल लबाब, इस पुस्तक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुंतखाब उल लबाब किसका पुस्तक है? तो खापी खा का, खापी खा का, खापी खा का। तो मुंतखाब उल लबाब जो किसका पुस्तक है? खापी का खा। इस पुस्तक में जो बताया गया है कि इस पुस्तक में बहादुर शाह प्रथम को कहा गया साए बेखबर। साए बेखबर, साए बेखबर का मतलब होता है कि शासन में जो भी है खबर वगैरह, यानी कि क्या हो रहा है शासन प्रशासन में, वो इनको कोई खबर नहीं होता था। ये भोग विलास में अपना मग्न होते थे। तो इनके बाद जो भी शासन हुए उत्तर मुगल काल में, सब एकदम बेकारे शासक थे। इसीलिए मुगल का पतन हो गया, क्योंकि कोई भी शासक बढ़िया नहीं था। एक औरंगजेब के छोड़ा के, औरंगजेब भी तो एकदम से बेकार अथिये था, लेकिन फिर भी
इसके बाद औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल में साम्राज्य में कोई भी मुगल उत्तराधिकारी में बढ़िया शासक नहीं रहा। एक बहादुर शाह प्रथम थोड़ा बहुत था, लेकिन ये भी इसको भी खापी खां ने अपने पुस्तक मुंतखाब उल लवाम में कहा कि साहिब खबर यह शासक था। तो ये वीडियो पूरी तरीक़ा से हम आपको कंप्लीट इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा, और पूरी तरीक़ा से मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम होने से पहले मैं कंप्लीट सब कुछ कराऊँगा। आपको बिहार स्पेशल भी कराऊँगा, हिस्ट्री भी कराऊँगा, और साइंस भी कराऊँगा, करंट अफेयर्स भी कराऊँगा, ज्योग्राफी भी कराऊँगा। तो कंप्लीट तरीक़ा से मैं आपको करा दूँगा, आप डरें ना। अगर आप पढ़े नहीं हैं अभी तक, आप किसी का भी नोट उठा कर देख लीजिएगा, बड़े-बड़े टीचर का। इससे डीपली नहीं होगा। इससे जो भी मैं बताऊँगा वो पूरी तरीक़ा से डीपली बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी के जो भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगर पूरा तरीका से अगर थोड़ा बहुत छूट जाते हैं तो वो हम आपको बता दूंगा। अगर इसमें टाइप नहीं होते हैं तो हम बता दूंगा। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि कहा गया है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो सबसे पहले घोषणा कर दिया था उत्तराधिकारी की युद्ध। उत्तराधिकारी की औरंगजेब का जो बेटा आजम था, मैं बता रहा हूँ, ये जो औरंगजेब का बेटा कहाँ गया? औरंगजेब का जो बेटा आजम, हाँ, ये आजम जो था औरंगजेब का पुत्र, इसने इसने सबसे पहले घोषणा कर दिया। औरंगजेब का मृत्यु हुआ और इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अपने आप को स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये आजम कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कई सारे एग्जाम में कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम किस पुत्र ने स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो ये आजम, यानी कि मुअज्जम बड़ा बेटा था, उसने उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, लेकिन ये आजम जो है स्वयं को अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और बता दूं कि बहादुर शाह जो प्रथम है, ये मुगल सम्राट बना 65 वर्ष की अवस्था में। यानी कि बहादुर शाह जो प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम, जिसको मुअज्जम कहा जाता है, ये बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में 65 वर्ष की अवस्था में मुगल की गद्दी पर बैठता है। और बात करें कि एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि बहादुर शाह प्रथम किसके विरुद्ध, किस सैन्य नेता के विरुद्ध अभियान किया था? तो ये बंदा बहादुर सिंह, बंदा बहादुर से जो लौहगढ़ का युद्ध हुआ था, तो इन्हीं के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था बहादुर शाह प्रथम ने। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बहादुर शाह प्रथम किस मुगल नेता के खिलाफ सैन्य अभियान किया था? तो बंदा बहादुर के खिलाफ बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। इसमें बंदा बहादुर पराजित हो जाते हैं और बहादुर शाह प्रथम जीत जाते हैं, लेकिन बहादुर शाह प्रथम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाता है। कुछ दिन बाद 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।